जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। और नाइन्थ क्लास आज हम जो है ना पढ़ने जा रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, जो कि आपका नाइन्थ क्लास का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8 में से टॉपिक है। हमारा आज नाइन्थ क्लास का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये सुन लें कि आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास ना पीरियोडिक टेबल में ना एलिमेंट्स की ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिन्हें एलिमेंट्स के पीरियोडिक फंक्शन भी कहते हैं हम ना। तो उनमें से आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, एटॉमिक रेडियस है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है। ये सारी आपके 8 चैप्टर में मेंशन है। लेकिन हमने जो आज डिस्कस करनी है ना, वो हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ना पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि आयोनाइजेशन एनर्जी को ना हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। ये केमिस्ट्री में इस टर्म को क्यों यूज़ किया है, इसको पढ़ना क्यों है केमिस्ट्री में, रीज़न क्या है। अच्छा, वजह ये है कि देखिए, कोई भी एलिमेंट ना, आपको इतना पता चल गया अब कि कोई भी एलिमेंट ना तमाम के तमाम एलिमेंट स्टेबल होना चाहते हैं। जैसे हम इंसान स्टेबल होना चाहते हैं, स्टेबल होने के लिए हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, गाड़ी लेते हैं, घर लेते हैं, देन हम कहते हैं जी हम स्टेबल हो गए हैं जी। इस तरह एलिमेंट भी स्टेबल होना चाहते हैं, लेकिन स्टेबल होने के लिए इनको ये करना होता है कि इनको ना अपने आखिरी शेल में ना, आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में ना, इनको अपने 8 या 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। 8 या 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। तो उसके लिए ना, उसको उस काम को करने के लिए अपने आखिरी शेल में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए ना, तमाम एलिमेंट ना 3 तरह के काम करते हैं। मतलब 3 तरह के काम करने पड़ते हैं। या तो इन्हें इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ते हैं, या इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ते हैं, या इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ते हैं, शेयर करने पड़ते हैं। तो मैं ना आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझा देता हूँ कि अगर हम देखते हैं ये मैं सोडियम लिखता हूँ, ये सोडियम 11 है मेरे पास, और मैं लिखता हूँ क्लोरीन 17। अगर इसकी इस शेल में हम इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन करते हैं, यू नो वेरी वेल कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और फिर हमारे पास कितने आ गए, 1। अगर 17 वाले ही करें तो पहले में 2 आ गए, फिर 8 आ गए, और फिर 7 आ गए। ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, और ये वाला तीसरा शेल है। मैंने अभी क्या कहा है कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने को क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं। कोई किसी भी चीज़ ने अगर स्टेबल होना तो उसने अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है। अब इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि ये कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन ले और अपना ऑक्टेट पूरा करे। 7 इसको कोई जल्दी से देगा नहीं, और इसकी इतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है कि ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले सके। सो इसके लिए ये इजी है कि ये किसी को अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका मतलब ये शेल भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो शेल कहाँ होगा, ठीक है। तो ये चला गया, तो अब आखिरी कौन सा बन गया, अब आखिरी ये शेल बन गया, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया ना पूरा। ऑक्टेट का मतलब कि इसने अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे किए। जब इसने 8 पूरे कर लिए, ये स्टेबल हो गया। अब ना ये काम, और इसने इसको देखें, ये 7 है, इसको अगर पूरा करना हो अपना ऑक्टेट, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किससे क्या करेगा, लेगा। तो ये इससे भी ले सकता है। सोडियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे और ये ले ले। तो ना ये सोडियम को ना, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करके इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इस इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए ना जो एनर्जी चाहिए ना, उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। दोबारा सुन लें, क्यों पढ़ रहे हैं हम कि एलिमेंट ने स्टेबल होना होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, तो एलिमेंट के आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो उनको क्या करते हैं, लूज़ करके अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। अब कोई भी काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, तो इस कोई भी एलिमेंट है जिसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन इतने मौजूद हैं कि वो लूज़ करके फिर ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। लाइक सोडियम है, लिथियम है, पोटाशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, मेटल्स जितनी भी हैं, वो अपना जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना होगा ना, उसके लिए उनको जितनी एनर्जी चाहिए होगी, उसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये मैंने लिखा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए किसी भी एलिमेंट को जितनी एनर्जी चाहिए होती है ना, ये एटम को कितनी एनर्जी चाहिए होती है, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। बात की समझ आ गई। लाइक एक मैं और एग्जांपल देता हूँ कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो पहले में 2 आ गए, फिर 8 आ गए और फिर 2 आ गए। अब इसने ना ऑक्टेट अगर पूरा करना तो इसको इन 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। तो इनको निकालने के लिए इसको जितनी एनर्जी चाहिए होगी ना, उसको हम मैग्नीशियम, उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। सोडियम, देखो मैंने बता दिया कि सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन, जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी ना, वो कैटाइन में चेंज हो जाएगी। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, कैटाइन में चेंज हो गया, और इसको कितनी एनर्जी चाहिए? 496 किलो जॉउल पर मोल। ये याद रखनी चाहिए। ये ना लोग बताते हैं इस तरह के जी, एक एटम में से नहीं, एक एटम में से नहीं, इस तरह कहते हैं कि एक जॉउल, एक मोल अगर सोडियम का होगा ना, एक मोल सोडियम का, तो एक मोल सोडियम में से अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको एनर्जी कितनी चाहिए होगी? 496 किलो जॉउल पर मोल। यानी एक मोल में से निकालने के लिए, एक मोल अगर सोडियम हो तो तमाम एक मोल के सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी इतनी चाहिए। इस तरह मैग्नीशियम के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। अगर 2 को निकालना होगा तो इसको डबल कर देंगे तकरीबन। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ रिमूविंग ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने जितने रिमूव करेंगे ना, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसकी टाइप्स हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, अगर कोई चीज़ अपना पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगी तो उस पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इस तरह सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी किसी एलिमेंट को चाहिए उसको निकालने के लिए उसको कहेंगे उसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ये देखो, जिस तरह इसकी 2 है ना इलेक्ट्रॉन, तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इसने जितनी एनर्जी यूज़ की या इसको जितनी एनर्जी चाहिए होगी उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल इज नोन एज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। इस तरह आप थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो चाहिए होगी। बात समझ आ रही है? तो देखिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है इसमें से, इस टॉपिक में से, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा क्यों होती है? बेटे बात सुने, अगर आपने देखो जैसे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कहता है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी यूज़ होती है ना, वो हमेशा पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी से, पहले इलेक्ट्रॉन निकालने वाली एनर्जी से हमेशा ज़्यादा होती है। वो क्या वजह? वजह यह है कि बेटे जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब पहले इसमें 12 ही प्रोटॉन थे, 12 ही इलेक्ट्रॉन थे। अब एक तो आपने निकाल दिया तो पीछे 11 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो क्या होगी? डिस्टर्ब होगी। मतलब कि आपको पता है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। मतलब कि अब 12 पॉजिटिव चार्ज हैं और 11 नेगेटिव चार्ज हैं। तो मुझे बताएं कि अब जो न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे होता है ना, न्यूक्लियस हैवी हो गया ना, न्यूक्लियस भारी हो गया, न्यूक्लियस ताकतवर हो गया, पावरफुल हो गया। अब न्यूक्लियस जो 11 इलेक्ट्रॉन है ना, अब उनको अपनी तरफ ज़्यादा कशिश से खींचेगा एज़ कम्पेयर टू अर्लियर, पहले की निस्बत अब ज़्यादा कशिश से खींचेगा। तो सिंपल बात है, अब इस न्यूक्लियस की जो बचा है आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन, उसके लिए अट्रैक्शन बढ़ गई है। तो अब जब तक ये अट्रैक्शन नहीं टूटेगी ये इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा। तो इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ना पहले से इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसे अब जो बचा इलेक्ट्रॉन इसको निकालने के लिए, न्यूक्लियस के चुंगल से छुड़ाने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पहले की निस्बत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी पहली फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये मैंने इसका आंसर लिखा भी है, आप इसको जो है ना इधर से एसएस भी ले सकते हैं। व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव देन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो डिस्टर्ब्ड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाते हैं ना। न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं बेटे कि जो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना उसका बढ़ जाना। तो देखो ना, प्रोटॉन रेशो, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं जो न्यूक्लियस पर चार्ज है वो बढ़ गया है, तो न्यूक्लियस की पावर बढ़ गई है, न्यूक्लियस की ताकत बढ़ गई है। ठीक है, और फिर जब न्यूक्लियस की ताकत बढ़ गई है तो फिर मैंने आगे लिखा देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियस की ताकत बढ़ने से ना, न्यूक्लियस जो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ ज़्यादा ताकत से खींचता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं the attraction between the nucleus and the valence shell electron, the increasing phenomena of attraction between the nucleus and the valence shell electron is known as effective nuclear charge।
ठीक है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब अट्रैक्शन बढ़ गई है तो उसको निकालना उतना ही क्या होगा, मुश्किल होगा। सो एनर्जी भी क्या करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बेटे जी ट्रेंड। नेक्स्ट क्या आते हैं हमारे पास, ट्रेंड। अच्छा, सबसे पहले हमने ट्रेंड ग्रुप में बताने होते हैं या पीरियड में, जिसमें बता दें। ट्रेंड का मतलब यह है कि ये ग्रुप में ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये डिक्रीज़ होती है या इंक्रीज़ होती है ऊपर से नीचे आते हुए। जैसे कि ये ग्रुप है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम। तो ऊपर से नीचे आते हुए एनर्जी डिक्रीज़ होगी या इंक्रीज़ होगी। इस तरह लेफ्ट टू राइट जाते हुए एनर्जी डिक्रीज़ होगी या इंक्रीज़ होगी। तो ग्रुप में सुने, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द आंसर एनर्जी डिक्रीज़ होती है। क्यों? जब ना आप ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं जी, देखें इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका 3, इसका 11, इसका 19। तो देखें कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है विद इरेगुलर पैटर्न। मैंने लिखा एटॉमिक नंबर इंक्रीज विद इरेगुलर पैटर्न। जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, आपको पता है कि जैसे जैसे पीरियड नंबर बढ़ता जाता है ना, नंबर ऑफ शेल भी बढ़ते जाते हैं। देखो ये पहला पीरियड 1 शेल, दूसरा पीरियड 2 शेल, तीसरा पीरियड 3 शेल, चौथा पीरियड 4 शेल, पांचवा पीरियड 5 शेल। तो ऊपर से नीचे आते हुए शेल बढ़ेंगे ना। तो मैंने लिखा व्हेन नंबर ऑफ एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज, एरो का मतलब है इंक्रीज, ऊपर वाले एरो का, ऊपर की तरफ जो इसका हेड होता है। नंबर ऑफ शेल आल्सो इंक्रीज। फिर मैंने लिखा व्हेन नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, जब नंबर ऑफ शेल बढ़ गए हैं तो बताएं न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान डिस्टेंस भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ज़रा देख लेते हैं हम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। ये देखें इस साइड पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये देखो बेटे, हाइड्रोजन 1, सोडियम 11 और पोटाशियम 19। ये इसका एक ही शेल है KLM, इसमें 2 8, इसमें 2 8 और 8। ये देखो इसका ये छोटा सा न्यूक्लियस और एक शेल, इसका ये न्यूक्लियस, इसका एक शेल और ये दूसरा शेल, इसका ये न्यूक्लियस और एक शेल, दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। बताएं आप कि न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान ये डिस्टेंस बढ़ा या नहीं बढ़ा ऊपर से नीचे आते हुए। जब एटॉमिक नंबर बढ़ा तो नंबर ऑफ शेल बढ़े, जब नंबर ऑफ शेल बढ़े तो ये न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान डिस्टेंस बढ़ गया। बताओ जब डिस्टेंस बढ़ गया तो न्यूक्लियस इसको इधर इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा कशी से खींच रहा है या इधर खींच रहा है। इधर जब डिस्टेंस बढ़ जाता है चीज़ों के दरमियान तो अट्रैक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऊपर से नीचे आते हुए एटॉमिक नंबर बढ़ा तो जो है नंबर ऑफ शेल बढ़े, नंबर ऑफ शेल बढ़ा तो डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ा तो अट्रैक्शन कम हो गई। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जब अट्रैक्शन कम होगी तो इसको निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऊपर से नीचे आते हुए हमारी आयनिक एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज होती है, कम होती है। अच्छा, पीरियड में क्या होगा, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, जब पीरियड में बढ़ते जाते हैं ना हम, तो बेटे याद रखिएगा एटॉमिक नंबर बढ़ता है लेकिन रेगुलर पैटर्न के साथ। दूसरी बात, एटॉमिक नंबर रेगुलर पैटर्न से बढ़ता है। तीसरी बात, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ते। चौथी बात, जब नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ते तो क्या होता है, तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है। जब वो बढ़ जाती है तो आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना, यानी एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो अट्रैक्शन बढ़ जाती है, अट्रैक्शन बढ़ जाती है तो आप उन इलेक्ट्रॉन को निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। सो लेफ्ट टू राइट जाते हुए आपकी एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये आयोनाइजेशन एनर्जी समझ आया होगा। तो इसको अच्छे से याद करना, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टॉपिक समझ आया तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।